नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहा हूँ, जिन्होंने 1921 के अंदर अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने उस गुरुद्वारे की जिसका नाम है ननकाना साहिब, वर्ल्ड फेमस गुरुद्वारा, उस पर कब्जा छुड़वाने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। आज ये परिवार में जहाँ मैं पहुँचा हूँ, आज इस परिवार का बेटा चुनाव लड़ रहा है लोकसभा से। आपको बता दें कि बीएसपी की टिकट मिली है बहुजन समाज पार्टी की और इनका जो चुनाव प्रचार चल रहा है लगातार तेजी से बढ़ता हुआ चल रहा है। पूरी बात करेंगे और इसके अंदर आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि कल करनाल के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती जी पहुंच रही है। पूरी तैयारी को लेकर क्या चल रहा है और चुनाव प्रसार कहां तक पहुंचा है, पूरी बात खास बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रजीत सिंह। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे बलिदान आखिर दिया कब, क्यों दिया, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई, ये सब हम पूरे विषय लेकर आएंगे और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा करनाल के प्रत्याशी इंद्रजीत। उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है अब तक टाइम्स पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी श्रोता हैं उन सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल सलाम। इंद्रजीत जी, मुझे नहीं मालूम था कि आपका परिवार इतना बड़ा बलिदान दे रखा है। आपके परिवार ने अपने धर्म के लिए, अपने उस गुरुद्वारे के लिए जो वर्ल्ड फेमस है ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में है। ये बात आज तक बड़ी छुपी हुई थी, लेकिन आज जैसे मुझे पता लगा तो आज मेरा भी बड़ा मन आपको, खास तौर पर आपके परिवार को सत श्री अकाल कहने का कर रहा है, वाहिगुरु कहने का कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखो, ये बात छुपी हुई नहीं थी। ये सिख धर्म के तो जो थोड़ी भी जानकारी रखता है लगभग सभी को 95% लोगों को इस इतिहास के बारे में मालूम है। इसको साका ननकाना साहब कहते थे। जी। तो अंग्रेज सरकार के टाइम गुरुद्वारों में उनको महंत बोलते थे जी। और सभी गुरुद्वारों में महंत बैठे थे और महंतों का कब्जा था, सरकार की शय थी। तो वो हर तरह का जो गलत काम है वो गुरुद्वारों में करते थे, मान मर्यादा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे और इन बातों से लेके सिख कौम बड़ी परेशान थी। और फिर 1921 में उनसे तंग आके, दुखी आके फिर सिखों का एक बहुत बड़ा शेखुपुरा जिला में पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक इकट्ठ हुआ। तो उसमें एक फैसला लिया गया कि सभी जत्थे बनाए गए। वे चारों तरफ से एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा ननकाना साहब, जहाँ गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान था। तो वहाँ एक नरैणु नाम का महंत था, वो बड़ा बदमाश था और गुंडा था, सरकार की शय थी, वो बैठा था। तो फिर सभी सिखों ने एक मीटिंग की और मीटिंग करके एक फैसला लिया कि चारों तरफ से सभी जत्थे आए और जत्थे आके और यहाँ गुरुद्वारे का कब्जा छुड़वाया जाए। तो 1921 में 28 फरवरी की बात है। तो फिर वहाँ से मेरे दादाजी के दादाजी भाई लक्ष्मण सिंह शहीद के नाम से कौम में उनको जाना जाता है, एक जत्था लेके, जिसमें 208 बोलता है, कोई 210 बोलता है, 200 से ऊपर थे और संगत को लेके, जिनमें एक दो महिला भी थी, एक बच्चा भी था। और ये सब एक जत्थे के रूप में वहां ननकाना साहब गए और इन्होंने गुरुद्वारे का कब्जा ले लिया और जाके अंदर हाल में पूरी संगत बैठ गई और जो भाई लक्ष्मण सिंह जी थे वो महाराज की ताब्या पे बैठ गए और पाठ करने लग गए। इतने में जो नरैणु महंत के आदमी थे उन्होंने बाहर से सारे दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे बंद करके उन्होंने खिड़कियों में से, रोशनदानों में से गोलियां मारनी शुरू कर दी और जितने भी वहां सिख संगत गई हुई थी उन सब को गोलियों से छलनी कर दिया और सभी जो जितने भी थे, पूरा जत्था वहां शहीद हो गया। और जो भाई लक्ष्मण सिंह जी थे वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की ताब्या पे बैठे थे। तो वो जब गोलियां लगने लगी तो उन्होंने ऐसे अपनी बाहों में गुरु ग्रंथ साहब जी को ले लिया कि महाराज को गोलियां नहीं लगनी चाहिए, भले मेरे शरीर को लग जाए। तो उनके ये कंधे और बाजुआं पूरी छलनी हो गई
और बाद में दहशत फैलाने के लिए नारायणू महंत ने उनको जिंदा, वहां आज भी एक जांड का दरख्त है, तो वो याद अब भी ताजा हो जाती है, कोई जाता है तो जांड के पेड़े के साथ बांध के भाई लक्ष्मण सिंह जी को जिंदे को फिर जला दिया गया था। तो उसके बाद फिर एकदम ये बात पूरे एरिया में फैल गई, तो फिर पूरा एरिया इकट्ठा होकर नारायणू महंत को मारने के लिए, खत्म करने के लिए और गुरुद्वारे का कब्जा लेने के लिए वहां पहुंच गया। तो अंग्रेज सरकार ने देखा कि अगर आमने सामने अब ये टकराव हो गया तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर बीच में प्रशासन के आदमी और जो भी अंग्रेज सरकार के नुमाइंदे थे वो बीच में आए और उन्होंने फिर करतार सिंह जब्बर एक जथेदार हुए बहुत ज्यादा हमारे सिख कौम के। उन्होंने कहा भी आप अब और कुछ ना करें, कोई बात नहीं, हम आपको चाबियां दे देते हैं। तो उसी दिन फिर गुरुद्वारा साहब की चाबियां ननकाना साहब कब्जा हो गया था और फिर पूरी सिख संगत ने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से सभी का अंतिम संस्कार किया। मतलब आजादी कराई पूरी वहां पर। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद पहले सबसे पहले ननकाना साहब आजाद करवाया गया। तो उसके बाद जितने भी गुरुद्वारों में सैकड़ों-सैकड़ों गुरुद्वारों में जो महंत बैठे थे, उनको निकाला गया और सभी गुरुद्वारों पे सिख संगत का खुद का कब्जा हो गया। ये एक बहुत बड़ा सिख कौम के लिए जो है थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये बड़े सिख कौम परेशान थी और ये करना ज़रूरी था और वो फिर इन शहीदियों के बल पे वो मुकम्मल हो गया। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दूं ये इत्तेफाक हो सकता है। अब कहेंगे किस बात का? ये बता देता हूं कि जिस जिले से इंद्रजीत जी आते हैं, वही जिला मेरे परिवार का भी है। ये बात मुझे आज यहाँ पता लगी आने के बाद। यही पिंड साਡਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ, पूरा शहर ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਖੇਪੁਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ। ਉਧਰ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੀ, ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਧਾਰੋ ਸਾਡਾ। ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਥਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਬਣਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਉਹ ਵਕਤ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ आज भी चलता आ रहा है, दर बर दर, पीढ़ी बाय पीढ़ी चलता आ रहा है। आपको मैं बता दूं इंद्रजीत जी के बारे में, आपको बता दूं इंद्रजीत जी का एक टेंट हाउस हुआ करता था जलमाना के अंदर, और खासियत थी इस टेंट हाउस की, किसी भी गरीब परिवार की बेटी की शादी हो या परिवार में बेटे की शादी हो, सेवा बिल्कुल निशुल्क पहले भी रहती थी और आज भी रहती है। आज बल्कि हम कहेंगे तो काफी आगे निकल चुके हो आप, एक सेवा के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा नाम हो चुका है आपका। देखो, मैंने 1997 में एक मार्केट में बैठा मैंने टेंट हाउस की दुकान की, नवजोत टेंट हाउस के नाम से। तो मैं तो कहता हूँ ये मेरा ब्लड जो मेरे को पूर्वजों से मिला, ये कुदरती ही था हमारे परिवार में। तो मैंने जब दुकान की तो मैंने एक बात खुली शरेआम कही थी भी अगर कोई जवान मौत हो जाती है तो उसके भोग पे या कोई अफसोस का है, वो टेंट ले जाए, उसके पास है तो पैसे दे दे, नहीं है तो कोई बात नहीं। किसी गरीब की बेटी की शादी है, अगर वो 10 रुपए दे सकता है तो ठीक है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं। और जितने भी गुरुद्वारों के प्रोग्राम होते थे, जितने भी मंदिरों के प्रोग्राम होते थे, धार्मिक प्रोग्राम होते थे, मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया था। लेकिन मैं कहूँ भी मैंने लिया नहीं था और मेरा कोई नुकसान हुआ, मैं कहता हूँ अगर नहीं लिया था तो 100 गुना बढ़ के बरकत मेरे देते। को कुदरत वाला ही बरकत दे देता था। मेरे को उस बात की खुशी होती थी कि मेरे हाथों से सेवा भी हो गई। आम लोगों के लिए भी मैं एक बात कहता हूँ भाई, अगर धर्म पे के नाम पे आप कोई भी कार्य करते हैं, आपकी जेब से 10 रुपए जाते हैं, तो वो वापिस परमात्मा आपको 10 के बदले 10,000 देता है। ये मैं दावा करके कह सकता हूँ। अब इंद्रजीत जी मेरे साथ हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चुनावी दंगल में आप कूदे हुए हो, राजनीति के अंदर कूदे हो। ये इतना बड़ी सोच, ये सोच पूरे पुराने पूर्वजों के जो दिए हुए
कह सकते हैं कि संस्कार हैं जो आज तक चलते आ रहे हैं? देखो, हमारे ना एक गाँव में हमारे घर के साथ एक मस्जिद थी, बिल्कुल दीवार में दीवार लगती थी, तो वो जो मस्जिद थी, किसी सिख परिवार को 1947 में लाट हुई थी। तो वो परिवार वहीं उनकी रिहाइश होती थी, तो वहीं वो परिवार रहता था। तो हमारे साथ लगती थी, उस सिख परिवार ने बाद में डेरे पे रिहाइश कर ली, तो वो मस्जिद फिर हमने मोल खरीद ली। तो फिर मुसलमान भाईचारा ये हमने खरीदी थी कोई 85-86 सन में, 1985 में, और 2003 में एक मुसलमान भाईचारा काफ़ी 10-15 लोग आए, तो वो हमें कहने लगे, "भई आपके पास रहने के लिए जगह बहुत है और आप ये मस्जिद अगर हमें दे दें तो हम यहाँ नमाज़ पढ़ लिया करेंगे।" तो फिर हमने वो मोल खरीदी हुई जगह, वो हमारे को बार-बार कहने लगे, "जी पैसे हिसाब से माँगना, क्योंकि हमने अगराई करके आपको पैसे देने हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं है।" मेरे पिताजी कहने लगे, "भी आप मस्जिद क्यों ले रहे हो?" कहने लगे, "जी हमारा रब का घर है।" तो हमने फिर मेरे पिताजी ने और मैंने एक ही बात कही कि अगर आपके रब का घर है, हमारे को कोई बेच गया वो उसकी सोच थी। लेकिन अगर आप रब का घर समझ के ले रहे हैं, तो हम भी आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपके रब का घर है। तो भई हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, भई हम रब के घर को बेच दें। भई हम ये मस्जिद आपको रेट छोड़ो, हम बिल्कुल फ्री देंगे। और ₹5100 हमारे पिताजी ने, मैं वहीं था, तो उनको सबसे पहली अगराई साफ-सफाई के लिए भी ₹5100 अगराई भी पहली हमारे से लो। तो वो उस टाइम वो सीन देखने वाला था। कम से कम 40 लोग थे मुसलमान भाईचारे के, और कहाँ तो वो डरे हुए थे भी ये पता नहीं क्या माँगेंगे। और जब बिल्कुल फ्री की बात आई, तो फिर उस टाइम उनके भी चेहरे देखने वाले थे। उनकी खुशी को देख के हमारे को अंदर से इतना सुकून मिला, भई हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। लेकिन ये करवाता परमात्मा है, ये हमारे ब्लड में ही था, वो वाहेगुरु हमारे को हिम्मत देता है, तो हम कर लेते हैं कोई। और इसी संस्कार को लेकर राजनीति में आप आ चुके हो। लोगों को भी पता होना चाहिए राजनीति का पहलू क्या है, क्योंकि आप बीएसपी से लड़ रहे हैं, मैक्सिमम आपने अपना लोकसभा क्षेत्र कवर कर लिया है और कल आपकी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं, उनकी भी रैली होने वाली है। तो क्या तैयारियाँ हैं पूरी और राजनीति में आने का कारण क्या रहा है आपका? तो रही बात कल, ये नमस्ते चौक के साथ ही जी, दशहरा ग्राउंड पड़ता है 4 सेक्टर जी, में। जी। यहाँ बहन जी कुमारी मायावती जी एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करने आ रही हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 11 बजे वहाँ रैली स्थल पे पहुँचने का काम करें। और देखो, ये जिस दिन टिकट की बात हुई बहन जी की मेरे साथ, तो बहन जी कहने लगे, "भई आप इलेक्शन लड़ो।" तो मैं थोड़ा कहने लगा, "बहन जी बहुत बड़ा इलेक्शन है, तो मैं पहले कभी इतना बड़ा इलेक्शन लड़ा नहीं, तो अगर आपका हाथ मेरे कंधे पे होगा, तो फिर मैं लड़ सकता हूँ।" तो बहन जी कहने लगी, "मेरा तो हाथ आपके कंधे पे है ही।" तो मैंने कहा, "नहीं जी, आपको आना पड़ेगा। वहाँ मेरे करनाल में रैली करनी पड़ेगी।" तो देखो, मैं बहन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले तो एक सिख समाज को, देखो आज तक किसी राष्ट्रीय पार्टी ने किसी सिख समाज को लोकसभा की टिकट नहीं दी। हाँ, क्षेत्रीय पार्टियां ने 1-2 बार खाना पूर्ति करने के लिए दी। राष्ट्रीय पार्टी ने पहली बार सिख समाज को टिकट दी, तो वो बहन जी कुमारी मायावती जी ने दी। एक पगड़ी को इतना बड़ा मान-सम्मान दिया। तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो टिकट थी पूरे हरियाणा में, जो सबसे पहली टिकट लॉन्च हुई थी, तो वो पगड़ी वाले किसान के बेटे को हुई थी। इस बात को लेके भी मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूँ। और रही दूसरी बात, बहन जी ने जो उस दिन वादा किया था कि भले पूरे हरियाणा में 1 रैली हो या 2 हो, लेकिन सबसे पहले आपके करनाल में रैली होगी। तो बहन जी ने दूसरा वादा भी बखूबी निभा दिया। उन्होंने पूरे हरियाणा में अभी एक ही डेट आई है, और वो 12 तारीख आई है, और वो करनाल लोकसभा में बहन जी रैली कर रही हैं। तो देखो, बहन जी ने 2 वादे किए थे, दोनों निभा दिए। और मैं अब अपने सिख भाईचारे को
खास करके कहता हूं, अगर बहन जी कुमारी मायावती जी ने हमारी पगड़ी का इतना सम्मान बढ़ाया है, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां इकट्ठे होके बहन जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरी एक सवाल और आ गया, क्योंकि मायावती जी वैसे जब भी चुनाव होता है, जब टिकट देती हैं, तो करनाल ज़रूर आती हैं, उनका लगाव है करनाल के लोगों के साथ और ये ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है, तो इसको कैसे निभाएँगे आप? देखो बखूबी निभाएंगे, और आप देख भी रहे हैं कि आज दोनों कैंडिडेट दोनों कैंडिडेट बिल्कुल कंप कपा रहे हैं, भाई इसकी हवा को रोका कैसे जाए। हुँ। देखो ये जो हवा है, ये जो हजूम उमड़ता है, मैं जहां जाके खड़ा होता हूं वहीं हजूम इकट्ठा हो जाता है। उसका कारण है, लोग पिछली दोनों सरकारों से परेशान बहुत हैं। देखो पीछे जिस दिन मैंने यहाँ नॉमिनेशन भरा, और आप ही सब मीडिया वालों ने ये बात कही, मैंने नहीं कही, आज तक करनाल लोकसभा में जितने नॉमिनेशन हुए हैं, सबसे ज्यादा लोग, सबसे भारी जो नॉमिनेशन रहा, तो वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के नॉमिनेशन वाले दिन हुए। और आप देखना, ये जो 12 तारीख को रैली होगी, ये जितने भी आज तक यहाँ रैलियां हुई हैं, उन सब का रिकॉर्ड तोड़ेगी, और आगे के लिए एक चैलेंज बन के खड़ा हो जाएगा। आगे भी किसी को रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ये आप देख लेना कल ही। बात करें लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस रैली में आने के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें उसके लिए? देखो, मैंने बताया कि बहन जी ने खास करके सिखों के सिर पे ताज रख दिया, पगड़ी को इतना बड़ा सम्मान दिया, तो सिख भाईचारे को भी उस सम्मान को दिए हुए सम्मान को बखूबी उसके बदले बहन जी का सम्मान करना चाहिए, बहन जी का स्वागत करना चाहिए। और उसी बात को लेके मैं खास करके अपने भाईचारे को कहता हूं, भी रैली में कल इतवार को पगड़ियां ही पगड़ियां दिखनी चाहिए। जिस पगड़ी को बहन जी ने सम्मान दिया है, वो ही पगड़ी कल पूरे पंडाल में दिखनी चाहिए। मेरी पहली तो ये अपील है अपने साथियों जी, से। जी। तो बाकी रही बात चुनाव की, चुनाव आप देख रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी को सिरे से लोगों ने नकार दिया है। उसका उदाहरण है, जब पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने संध में प्रोग्राम रखे, तो जितने भी प्रोग्राम रखे थे उनको उनमें से आधे कैंसिल करने पड़े, क्योंकि वो जिस गांव में जाते थे तो सामने से उसी वक्त लोग काले झंडे दिखाते थे। तो किसी बहुत सारे गांव में उनको गाड़ी की खिड़की भी नहीं किसी ने खोलने दी, और उनको प्रोग्राम रद्द करके वापस आना पड़ा। तो वहां से ये मालूम पड़ता है, देखो वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जैसा कोई बोएगा वैसा काटना तो पड़ेगा। तो मनोहर लाल खट्टर जी को तो जमानत जब्त कराने का लोगों ने मन बना लिया। रही बात कांग्रेस वाले की, कांग्रेस वाला बारी कैंडिडेट है, और लोग करनाल लोकसभा के लोग बारी कैंडिडेटों से बड़े लंबे समय से परेशान थे। भाई बारी कैंडिडेट यहाँ आते थे, हमारे वोट लेते थे, एमपी बनते थे, और बाद में यहाँ उनकी कोठी में 2 आदमी बैठे होते थे, एमपी साहब कभी यहाँ मिलते ही नहीं थे। तो फिर बाद में किसी को ने कोई काम करवाना होता था, अगर वो रोहतक का है तो रोहतक जाना पड़ता था, अगर दिल्ली का है तो दिल्ली जाना पड़ता था, कोई अमृतसर का है तो अमृतसर जाना पड़ता था। मेरे से ज़्यादा आपको पता है। जो उनके कार्यालय होते थे वहाँ सिर्फ 2 ही बंदे बैठे होते थे, तो लोग बहुत परेशान थे। तो इस बार कांग्रेस से लोगों को उम्मीद थी कि कोई लोकल कैंडिडेट देंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी, हुड्डा ने और खट्टर साहब ने आपस में तिकड़मबाजी खेली हुई है। अच्छा। हुड्डा साहब सोच रहे नहीं, उन्होंने कर दिया। उन्होंने यहाँ डम्मी कैंडिडेट दे दिया कि यहाँ खट्टर की हेल्प हो सके, और खट्टर की यहाँ हेल्प हुड्डा साहब करें, और खट्टर साहब वहाँ रोहतक में उनके बेटे की करे, वो भी जीत जाए और ये भी जीत जाए। और आज का जो वोटर है वो बड़ा पढ़ा लिखा वोटर है, बड़े तेज तरार है, वो इन बातों को समझ चुके हैं। इस बारी कैंडिडेट को सिरे से लोगों ने नकार दिया है। खुद कांग्रेस वाले इसको अपना कैंडिडेट नहीं मानते। यहाँ से लोकल कैंडिडेटों की 3-4 का पैनल में नाम था, और जब उनको टिकट नहीं मिली, तो एक तो आपके सामने उसी वक्त आपने देखा,
अगर यहाँ से लोकल कैंडिडेट होता तो वीरेंद्र मराठा जी कभी भी चुनाव नहीं लड़ते थे, अपना नॉमिनेशन नहीं भरते थे। जैसे ही बारी कैंडिडेट आया, उसी टाइम कांग्रेस 2 हिस्सों में बँट गई, बराबर में वीरेंद्र मराठा जी खड़े हो गए। वो इसी वजह से खड़े हुए कि वो नाराज़ हुए भई कांग्रेस ने लोकल को टिकट क्यों नहीं दी। तो अब देखो आप, कांग्रेस में ही पहले से ही बहुत बड़ी गुटबाजी थी और जैसे टिकटों का बंटवारा हुआ, उसी वक़्त 2 कैंडिडेट कांग्रेस में से खड़े हो गए, इधर वीरेंद्र मराठा और जो दूसरे 3 साथी थे, जिन्होंने जिनके पैनल में नाम थे, वो भी ना तो नॉमिनेशन के वक़्त इसके साथ आए और उसके बाद भी कभी भी इस कैंडिडेट के साथ वो कोई भी जो टिकटार्थी था, आज तक नहीं दिखा। तो आप हिसाब लगा लो कि अंदर से ये कैंडिडेट कितना खोखला है। इसको लोगों ने सिरे से नकार दिया है। बड़े लंबे समय से लोग बारी से परेशान थे और इस बार लोगों का एक ही मन बना हुआ है कि हमारे बीच का लोकल साथी चाहिए था और उनको लोकल साथी मिल गया है और उनको लोकल साथी तो मिला ही है, पर एक किसान का बेटा, सीधा-साधा, मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान मिल गया है। इस बात की लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है, लोगों में बहुत उत्साह है और जहाँ भी मैं जाके खड़ा होता हूँ, वहाँ एक ही बात कहते हैं, भई हम ना तो पार्टी देखते, ना कुछ देखते, हम तो सिर्फ़ सीधा-सीधा ये देखते हैं कि हमारे बीच में, हमारे यहाँ का मिट्टी से जुड़ा हुआ और सीधा-साधा बंदा लोकल हमारा कैंडिडेट आ गया और हमें वोट देने की जगह मिल गई। और आप ये देखना, 12 तारीख की रैली के बाद ऐसे एक तरफा माहौल होता जाएगा, तो ना कोई वहाँ कांग्रेस वाला दिखेगा और खट्टर साहब से तो लोग परेशान ही थे। तो इस बार जो इलेक्शन होगा वो मेन इसी बात पे होगा, बारी और स्थानीय। ये स्थानीय है, जिस नेता की बात कर रहे हो आप, उसका नाम क्या है उस नेता का? और उसका चुनाव चिन्ह क्या है? और क्या कहना चाहेंगे? उसका नाम तो आपके मैं सामने ही बैठा हूँ। अच्छा। इंद्रजीत मेरा नाम है। जी, तो गाँव मेरा जलमाना है, जी, रैश मेरी जलमाना में भी है जी, और करनाल भी है जी। और चुनाव निशान तो जो हमारा है, वो पूरा भारत देश जानता है। हाथी के निशान का लोगों को मालूम है। मैं गली-गली तक क्या कहूँ, हर बूथ पे, भारत देश में कोई ऐसा बूथ नहीं होगा, जहाँ हमारी पार्टी का सिपाही नहीं होगा और उसको भी मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, वो हाथी है। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, इंद्रजीत के बारे में मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ बताऊँगा, जो ना तो इंद्रजीत जी को मालूम है, ना याद है और ना आपको। और ये सब चीज़ें मैं आपको लगातार दिखाऊँगा, बताऊँगा, मिलवाऊँगा, सुनवाऊँगा और शेयर भी करवाऊँगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।